एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, क्योंकि तो मुझे जानना है कि आप कॉम्पोजिशन कैसे सिलेक्ट करती हैं, आप वो सब्जेक्ट मैटर कैसे डिसाइड करती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो थॉट प्रोसेस है बेसिकली आपका। हे दोस्तों, मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम में एक लाइव सेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैं अलग अलग आर्टिस्टों से लाइव बात करूंगा। उनकी जो नॉलेज है, उनके जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको सिर्फ मेरी ही बातें नहीं, बाकी सभी आर्टिस्टों के नॉलेज मिले जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके आर्ट को लेके। और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम में प्लीज़ फॉलो करें, ताकि आप वो लाइव सेशन मिस ना करो। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे देखा होगा, अपने लाइव सेशन में अटेंड किया भी होगा, पर काफी लोगों को नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं और कुछ हिस्सा डाल रहा हूं मैं अपने उस लाइव सेशन का जो मैंने निलिशा फाड़ के साथ किया था। निलिशा के बारे में बता दूं, वो अभी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज जो इंडिया का आर्ट कॉलेज है, वो जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई में जो है, उसमें वो अभी एमएफए कर रही हैं। उन्होंने बीएफए भी वहीं से कंप्लीट किया है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उनको, उनकी एक्सपर्टीज पोर्ट्रेट में है। एंड काफी सारे वर्कशॉप्स किए हैं उन्होंने, काफी लाइव डेमोस दिए हैं, काफी पर्सनालिटीज के साथ काम किया है, काफी ब्रांड्स के लिए आर्ट बनाया है। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर दो। मैं नहीं चाहता आप कोई भी सेशन मिस करो, और आगे चल के इंस्टाग्राम पे मैं आपके साथ भी लाइव आऊंगा, आप लोगों के साथ भी कनेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत बीच बीच में करते रहना। यूट्यूब में हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, और बट यूट्यूब पे मैं आगे चल के लाइव करूंगा, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसमें भी बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी नॉलेज में शेयर करता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पर्सनली भी आगे चल के कनेक्ट करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, इस वीडियो को अच्छे से देखना स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई वॉन्ट टू शेयर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं अराउंड 1 ईयर बैक मैंने एक पेंटिंग देखी थी ऑनलाइन। Okay. And in that painting, one boy was, a artist was there who was making a painting, and a girl was standing beside her. And काफ़ी अच्छा उसका कलरिंग था, काफ़ी अच्छी उसकी कॉम्पोजिशन थी। एंड क्योंकि मैं ऑयल पेंटिंग का और मास्टर वर्क जो ओल्ड वर्क्स रहते हैं उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। तो जैसे ही जी। मैंने वो वर्क देखा, मुझे लगा कि यार इतना अच्छा वर्क शायद किसी बहुत बड़े मास्टर ने बनाया होगा। एंड गेस व्हाट, वो आपका वर्क था, जिसमें आपने आई थिंक स्टेट लेवल अवार्ड भी जीता था। एंड आपने ये पेंटिंग अराउंड 1 ईयर बैक डाली थी, और तब से मैं आपके वर्क को देख रहा हूँ, और हमेशा से चाहता था कि आपसे कभी ना कभी तो पेंटिंग के ऊपर एक डिस्कशन ज़रूर करूँ। सो थैंक यू सो मच आज फिर से एक बार, इस बार हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। एंड अब उस चीज़ पे मैं आपको कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। निलिशा, आप जब पेंटिंग में आप जाना चाहती थी, कि आप सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहती थी, तो उस समय का सिचुएशन और जे कॉलेज में जाने का सिचुएशन, इसकी जो जर्नी है उसको आप अगर आप बताएं तो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगेगा, ओके। इंक्लूडिंग मी। मेरी आवाज है ठीक से अभी आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। ओके। सो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जाना ये तो मेरा पहले से ही ड्रीम था। और मैं जब छोटी थी तब भी मेरे पेरेंट्स के साथ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में विजिट करती थी एनुअल एग्जीबिशंस। तो मुझे भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी इस कॉलेज में एडमिशन लूं। तो 12th के बाद मैंने सीईटी एग्जाम दिया, और लकीली फर्स्ट ट्रायल में मुझे मिल गया एडमिशन। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं आई कॉलेज में, तो द थिंग इज कि आई वाज एक्चुअली अ फ्रेशर। तो फ्रेशर और फाउंडेशन, इसमें क्या फर्क है कि फाउंडेशन कोर्स करते हैं लोग, और फिर वो एंट्रेंस एग्जाम में आते। तो मेरे साथ जो थे मेरे फ्रेंड्स, वो सब फाउंडेशन करके आए थे, और उनको एक आइडिया था कि मतलब कैसे होता है, क्या करना होता है, स्केचिंग क्या होता है, या फिर सिलेबस क्या होता है। तो वो सब सब्जेक्ट्स जो है वो उनके उनके उनको मालूम थे सब्जेक्ट्स। और मैं जब गई कॉलेज में तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो आई वाज अ बिट इंटिमिडेटेड स्टार्टिंग में। तो लेकिन टीचर्स और सर और सबके गाइडेंस लेके, ऑब्जर्वेशन करके,
मैंने काम किया, और फिर तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो भी करूंगी वो स्टेप वाइज करूंगी, मतलब जो सामने असाइनमेंट है वो करना है कंप्लीट, और फिर नेक्स्ट इसमें जाना है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि फैमिली वाले जो हैं वो समझते नहीं हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता खुद से कि हम जाएं, हम एडमिशन लें नहीं लें, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपने क्या सोच के डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो जाना ही है? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्टिस्ट का हम्म। ही है, मेरे डैड जो है वो आर्टिस्ट है। ग्रेट। तो दैट्स ऑसम। वही बैकग्राउंड में मैं बड़ी हुई, और छोटी थी तब से पेंटिंग्स कर रही हूँ, अभी भी मेरे पेरेंट्स ने रखे हुए हैं पेंटिंग्स। तो ऐसे कभी मैंने सोचा ही नहीं, मतलब ऐसे दिमाग में मेरे आया ही नहीं कि मुझे कुछ और करना है। ओके। स्कूल में जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, और वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बट उसके बाद 11th 12th में कम्प्लीटली मैं कट ऑफ हो गई आर्ट से, क्योंकि ओके। आई गॉट कम्प्लीटली टैंगल्ड इन दैट, मुझे अभी 12th का बोर्ड एग्जाम देना है, और या। मेरा 11th 12th में कट ऑफ हो गया था। तो हम्म। लेकिन उसके बाद में मैंने घर पे फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी खुद से, और लकीली मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया एडमिशन। तो मैंने और कुछ भी बैकअप प्लान्स रखे नहीं थे, मतलब मिला एडमिशन चाहिए तो जे में ही चाहिए, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे, नहीं मिला। क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ऑप्शंस रखते हैं। या। तो सेम सेम, मैं मेरा भी प्लान सेम बी थिंकिंग रखते है। हो, जी, तो जब आप प्लान बी रखते हो तो प्लान ए में आप उतना 100% नहीं देते। एग्जैक्टली। तो आई थिंक प्लान बी रखना चाहिए, लेकिन प्लान ए के ऊपर आपका फुल फोकस होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स एन ऑसम पॉइंट। और ये पॉइंट मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों से सुना है, और आपने जब ये पॉइंट रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये थिंकिंग मेरी भी हमेशा से रही है। काफ़ी लोगों का मानना है कि प्लान बी रखो ताकि आपको सपोर्ट रहे, बैकग्राउंड रहे, बैकअप रहे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि अगर आपके पास सिर्फ एक प्लान है तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी आप उसको संभाल पाओगे। कुछ लोग जिनका तो ड्रीम है जाना, बट ड्यू टू फैमिलीज इशू, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और भी काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है, डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है कई लोगों का, वो भी चाहते हैं जे में जाएं या फिर और भी जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें जाएं। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर वो नहीं जा पाते हैं, अगर वो खुद से ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्या वो खुद से ही प्रैक्टिस करके आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो, कभी वो सोच सकते हैं कि वो खुद से प्रैक्टिस करके भी उस लेवल तक पहुंच पाएं? मुझे लगता है कोई भी इंस्टीट्यूट में जब हम एडमिशन लेते हैं तो ये लोगों का बहुत बड़ा समझ है कि अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है मतलब आपको होगा ही, मतलब आएगा ही, मतलब सब कुछ, और आपको बहुत सब चांदी के चम्मच से देके के आपको सिखा देंगे सब कुछ। बट आई थिंक कि आर्ट ये कल्टीवेट की जाती है, और वो सिर्फ प्रैक्टिकली कल्टीवेट नहीं की जाती है। तो वो जो सेंसिबिलिटी है वो आपको खुद को भी बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कम्प्लीटली आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काम चालू है, जो अभी लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपडेटेड होने चाहिए, आपको मास्टर्स के काम देखने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, सिर्फ इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन के टीचर्स ये फैक्टर नहीं है। बट आई थिंक कि जब हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो फर्क ये पड़ता है कि हम लोग वो एटमॉस्फेयर में अच्छी तरह से खुद को कल्टीवेट कर पाते हैं। तो आर्ट ये कभी आइसोलेशन में नहीं की जाती। और ये मैं नहीं बोल रही, तो ऑस्कर वाइल्ड करके मेरे फेवरेट ये फिलोसोफर राइटर है, उन्होंने ये बोला हुआ है सेंटेंस। तो आप घर पे बैठ के भी आप कर सकते हो, बट आई थिंक जब आप ग्रुप में, जब बाकी सब लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ आप शामिल होकर जब काम करते हो, तो आपको उनका काम देखने मिलता है, एक तरह का इंटरेक्शन होता है, और वो इंटरेक्शन लेने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना जरूरी है। बट अगर किसी भी वजह से अगर ना ज्वाइन कर पाए, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ वो मन में रखें हमेशा जो उनको आगे बढ़ने में मोटिवेट कर सके, अगर वो किसी भी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो? आई थिंक कि उनको अपना काम शुरू रखना चाहिए, और आज तो इंटरनेट के ऊपर और सब जगह पे आपके फिंगर टिप्स पे आपको जो भी चाहिए वो आपको कंटेंट देखने मिलता है।
तो ऐसे कंटेंट को देख के आप उन लोग खुद को कल्टीवेट कर सकते हैं श्योरली। और जैसे हम देखते थे कि पहले के जमाने में कोई भी आप आर्टिस्ट का अगर देखेंगे लाइव देखेंगे तो वो लोग कोई इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखते हैं ऐसा नहीं। तो दे चूज अ गुरु और वो गुरु को काम दिखा के फिर उनसे उनसे फीडबैक लेके दे हैव कल्टीवेटेड देयर वर्क। तो ये एक ऑप्शन उन लोगों के लिए है। ऑसम। अभी तो आप काफ़ी एक्सपर्ट बन चुकी है, बट जब आपने शुरू किया था लाइव डेमो देना, खासकर पोर्ट्रेट में, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है कि लाइकनेस अगर नहीं आई तो लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं यार अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो आपके मन में था? और अगर था तो फिर आपने कैसे उसको हैंडल किया? आई थिंक आप जब लाइकनेस की बात करते हो तो लाइकनेस मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका ड्राइंग होता है। तो अब अगर आप सामने वाले का मास वर्क ठीक से करें, ड्राइंग ठीक से करें, तो लाइकनेस ये एक बाय प्रोडक्ट है। तो लाइकनेस के लिए जूझना नहीं पड़ता। तो सामने वाला जो आप डायमेंशंस उसके अगर कैच करते हो और आप उसका शैडो एंड लाइट अगर आप कैच करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो लाइकनेस है वो आ जाता है आपके वर्क में। आपका ऑब्जर्वेशन वहां पे काम करता है। आपका जो पास्ट में आपने जितना भी सीखा हुआ है वो आपको उस टाइम पे अप्लाई करना होता है। तो ये कभी मेरा मतलब ये नहीं था, डर नहीं था कि सामने वाले का लाइकनेस नहीं आएगा और फिर दैट्स योर प्लस पॉइंट। या दैट पीपल विल थिंक कि ये क्या बनाया, ये तो इसके जैसे लग ही नहीं रहा है। हाँ, तो ऐसे बहुत कम क्योंकि काफ़ियों का होता है ये चीज़, और उससे क्या हो, कॉन्फिडेंस एक बार अगर डाउन हो गया तो अगले बार फिर से वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आ जाती है। ओके, तो आपका प्लस पॉइंट हमेशा से रहा है कि आपको डर नहीं था, आपको फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। और जिनको डर लगता है वो उनको डेवलप करना चाहिए, आई थिंक जी। वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप उनको करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा सवाल जो मैं बहुत आपके जितने भी वर्क्स देखता हूँ मैं, और जितने भी आपके कॉम्पोजिशंस मैं देखता हूँ, सब में मुझे आपका थॉट प्रोसेस नज़र आता है कि आपने कितना कुछ सोचा होगा इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो मुझे जानना है कि आप कॉम्पोजिशन कैसे सिलेक्ट करती हैं, आप वो सब्जेक्ट मैटर कैसे डिसाइड करती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जो थॉट प्रोसेस है बेसिकली आपका, वो कितना कितना देर आपको सोचने में लगता है, कितना आपको तैयारियां करने पड़ती हैं पेंटिंग को शुरू करने से पहले? ओके, सो थॉट प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो थॉट प्रोसेस ये बहुत मतलब टाइम के हिसाब से वो डेवलप होती जाती है। तो मतलब मैंने ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं दिमाग में रखा होता है कि मतलब ये सब्जेक्ट है मेरा और इसके ऊपर मुझे काम करना है। तो बेसिकली आई डॉक्यूमेंट माई लाइफ। तो मेरे आजू बाजू में मैं जैसे परसीव करती हूँ दुनिया को, वो मैं कैसे कैसे अपने पेंटिंग में ला पाऊँ, इसके बारे में, इसके ऊपर मेरा फोकस होता है। तो मैं रास्ते पे भी चलती हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो मैं उसका फोटो देती हूँ, या फिर कुछ मतलब ऑसम पॉइंट। इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं लाइफ में, तो वो सब चीजें मैं ध्यान रखती हूँ। और फिर वो चीजों को लेके मैं कॉम्पोजिट करती हूँ, क्योंकि वो जो चीजें हैं, हम जैसे अगर 10 लोग रास्ते पे चल रहे हैं तो वो जो चीज है वो 10 ही लोगों को दिखे ऐसे नहीं है। तो अगर वो मुझे दिख रही है तो वो मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मैं वो मेरे परसेप्शन से लोगों के सामने ला सकूं। तो ये मेरे थॉट प्रोसेस का जो बेसिक बेसलाइन है वो ये है कि मैं जैसे दुनिया को देखती हूँ या दुनिया को परसीव करती हूँ, तो वो मुझे मेरे पेंटिंग्स के थ्रू दिखाना है। और एज अ गर्ल और एज अ वुमन इन द सोसाइटी, ऑब्वियसली मेरा जो नजरिया है दुनिया को देखने का वो अलग है बाकी सबसे। तो वो भी नजरिया मुझे एक पेंटिंग में लाने की कोशिश मेरी होती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत से मॉडल लड़कियां होती है पेंटिंग्स यस, में, तो इसके वजह एग्जैक्टली। से वो चीज नेचुरली आती है। मतलब मैं ऐसे कुछ प्लान्ड सोच के ऐसे नहीं प्लान नहीं करती। होता अगर कुछ। मुझे कभी लग गया कि मुझे एक ह्यूमन मतलब मेल ह्यूमन लेना है तो मैं वो भी ले सकती हूँ। तो बेसिकली मुझे अपनी लाइफ रिफ्लेक्ट करनी है पेंटिंग्स में मेरी। तो ओके, यही मेरा एक गोल तो है।
आपका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर ये पॉइंट नोटिस करनी चाहिए, लिखनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी जैसे भी रह रहे हो, अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है देख के, तो आप उसकी फ़ोटो लो। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को गैदर करके रख सकते हो रखो, ताकि आप उसमें से आइडिया खोज सको बाद में। सिर्फ ऑनलाइन जाके एक अच्छी फ़ोटो खोजने से आपका वो डेवलप नहीं होगा सेंस। तो नीलिशा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बनाया। लेकिन जब आप कोई भी आर्टिस्ट का काम देखते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी थॉट प्रोसेस के ऊपर थोड़ा स्टडी करो। तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब आप अगर पिकासो का काम देख रहे हो, तो वो काम, फिजिकल काम देखने से अच्छा अगर आप उसके बारे में उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे या फिर उसके बारे में पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि उसका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ है उसकी पूरी लाइफ। और आपको एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है जो आपको खुद का थॉट प्रोसेस भी डेवलप करने में बहुत मदद करती है। तो आई थिंक उसका जो काम है वो तो अच्छा है ही, वो तो देखना ही चाहिए। बट आपको वो काम के बारे में थॉट प्रोसेस जब आप जानने की कोशिश करते हो, तो आपको खुद के थॉट प्रोसेस की एक थ्रेड मिल जाती है। तो वो थ्रेड लेके अगर आप आगे जाते हो, तो आपसे जो आर्ट बनती है वो इमिटेटिव आर्ट नहीं बनती है, तो वो इंस्पायरिंग आर्ट बनती है। तो आप, तो ग्रेट। ये दोनों वर्ड्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन है, इमिटेशन और इंस्पिरेशन। तो इमिटेशन जब तब होता है जब आप बहुत सरफेस पे उस आर्टिस्ट को स्टडी करते हो, और ओके। इंस्पिरेशन तब आता है जब आप वो आर्टिस्ट को एज अ पर्सन आप जानने की कोशिश करते हो। ऑसम। तो जैसे अब मैं एक सीरीज पे काम करने वाली हूँ जिसमें मैंने मेरे स्लीप साइकिल को लिया है। तो अभी अच्छा। कोरोना वायरस की वजह से मतलब बहुत सबका टाइम टेबल बहुत खराब हो गया। एग्जैक्टली। तो उसके वजह से नींद नहीं आती किसको, या फिर स्ट्रेस बहुत होता है, या फिर रात को सोने जाते हैं तो बहुत मतलब दिमाग में थॉट्स, इतने थॉट्स बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं होते कि आप हैं। रिलैक्स नहीं कर पाते, आप सो नहीं पाते। तो ये जो प्रॉब्लम मेरा अभी चालू है, वो प्रॉब्लम को लेके भी मैं कुछ क्रिएट करने वाली हूँ। तो ऐसे ऑसम। इंस्पिरेशन आपको दूसरे आर्टिस्ट से लेने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के लाइफ में बहुत होता है। तो उसको लेके अगर आप करते हो ग्रेट। कुछ, तो इट्स रियली तो ग्रेट। निलिशा, देखो आपकी टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आप अपने थॉट प्रोसेस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो एक एडवाइस आप उन लोगों के लिए दीजिए जो सिर्फ शुरू से ही इमोशनल साइड में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और टेक्निकल पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आई थिंक कि आपको अगर कोई समझो डिश बनानी है, तो आपको कुक करना है कुछ, हम्म। तो आपको पहले अपनी वेजिटेबल्स जो है वो आपको कटिंग आप करते हो, आप प्रेप वर्क करते हो, आप प्रेपरेशन करते हो। तो आपका पूरा प्रेपरेशन होने के बाद आप जो है आपकी रेसिपी या जो भी है आपको जो करना है वो आप करते हो। तो आई थिंक कि ये बहुत जरूरी है, मतलब ये समझना आपके इनिशियल स्टेज में, बिगनिंग में ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग जब तक नहीं है, आपका फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप उस चीज को फिजिकली जाके लार्ज स्केल पे काम नहीं कर। एग्जैक्टली, थॉट प्रोसेस पे काम करना ज़रूरी है, पर आपको फाउंडेशन अपना स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, क्योंकि मुझे ये लाइव करने का आइडिया तब आया जब मुझे लगा कि ऑनलाइन काफ़ी आर्टिस्ट को मैंने देख लिया, अब मुझे आर्टिस्ट को पर्सनली जानना है कि वो क्या सोचते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं लाइव जब जुड़ूंगा तो मुझे इतनी सारी नॉलेज जो अभी डायरेक्टली मिल रही है वो अनमैचेबल है, उसको मैं बहुत ज़्यादा अपने काम पे भी लाने की पूरी कोशिश करूँगा आगे चल के। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक लास्ट सेगमेंट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। ओके, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस हैं। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड आर्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरा आंसर एकदम जल्दी से आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नो नो नो, थोड़ा सा डिफरेंट। यू नो कंफ्यूज। आई थिंक मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो जो भी महाराष्ट्रियन डेलिकेसीज है वो मुझे सब पसंद है। ओके, परफेक्ट। व्हाट यू लुक फर्स्ट इन आर्ट, परफेक्शन और इमोशन? आई थिंक परफेक्ट कोई भी आर्ट नहीं होती, तो आई थिंक इमोशंस ही देखती हूँ।
तो इमोशंस अगर आपको टच करती है तो परफेक्शन ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता है आर्ट में। ग्रेट। फेवरेट आर्टिस्ट कोई भी, पास्ट प्रेजेंट? जेनी सवील, एडगर देगा, एंड फेवरेट आर्टिस्ट ऐसे कोई बात नहीं है, सब आर्टिस्ट यूनिक है और हर एक आर्टिस्ट के आर्ट में कुछ ना कुछ सीखने जैसा है, तो आई थिंक वो सब एक्यूमुलेट करना जरूरी है। एग्जैक्टली। बिगेस्ट एडिक्शन अदर देन आर्ट? मुझे पता था आप आर्ट बोल दोगे। आई थिंक आर्ट रिलेटेड कोई भी आप हॉबी, कोई भी हॉबी वगैरह आप जो करती हैं जिससे आप अपने माइंड को फ्रेश करती हो आर्ट के टाइम के अलावा? आई थिंक रीडिंग बुक्स, जिम। ऑसम। एक लास्ट क्वेश्चन निलिशा, एक एडवाइस उन सभी के लिए जो अभी आर्ट में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, अपने आर्ट की फील्ड में शुरुआत कर रहे हैं, जो 17-18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो जो आर्ट की तरफ काफ़ी झुकाव रखते हैं, उनके लिए आप एक बेस्ट एडवाइस आप जो दे सकें? आई थिंक कि आपको आपका काम करते रहना चाहिए और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मीडियम के ऊपर आपको एक तरह का कंट्रोल आता है, तो वो जो आप कंट्रोल लाते हो तो वो कंट्रोल को लेके आपको आगे जाना है, तो उसके वजह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्केचिंग करना जरूरी है, और ये सब लोग बोलते हैं यही चीज। और मैं जब पहले जूनियर थी, मैं मेरे सीनियर से जब ये सवाल करती थी तब भी मुझे यही पता चलता था, यही बताया जाता था, तो ये एक्चुअली बहुत क्लीशेड लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई है और ये एक ही सच्चाई है आर्टिस्ट बनने की, कि आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई आपको और कुछ नया बता पाएगा। तो आपको व्यूअर्स जो भी हैं और आगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या मटेरियल्स हैं और क्या मीडियम्स यूज़ हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ऑलरेडी आपके पास एक स्ट्रेस है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ानी है अपनी। और थैंक यू सो मच निलिशा। अब अपनी इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड टेक केयर, बाय बाय।